20 अक्टूबर 1962 इस दिन युद्ध की शुरुआत के साथ ही भारत चीन दोस्ती का भयावह अंत हो गया। भारत को युद्ध की चुनौती तब मिली जब भारत हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते थकता नहीं था। भारत को युद्ध में तब झोंका गया जब भारत ने 10 साल पहले ही कोरिया युद्ध में अमेरिका को दरकिनार कर चीन का साथ दिया था। भारत को युद्ध की त्रासदी तब झेलनी पड़ी जब उसने 1949 में जापान के साथ शांति संधि सम्मेलन में इसलिए हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उसमें चीन को नहीं बुलाया गया। भारत को तब जंग में जाना पड़ा जब वह ताइवान के बजाय चीन को मान्यता देने वाला पहला गैर साम्यवादी देश था। यानी दोस्ताना रिश्ते रखने की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत को एक अनचाहे युद्ध का सामना करना पड़ा। अनचाहा क्यों? वो इसलिए कि उस दौरान भारत चीन के रिश्ते बुलंदियों के दौर से गुजर रहे थे। भारत को भरोसा था कि चीन उसके साथ कभी भी धोखा नहीं करेगा। दूसरी तरफ भारत कभी भी विस्तारवादी नीति वाला देश नहीं रहा है। दूसरे देशों की जमीनें हड़पने की उसकी मंशा कभी नहीं रही है। उसके बावजूद भारत को कई युद्धों का सामना करना पड़ा है। इसकी वजह रही है कि जब भी भारत की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा मंडराया, वो चुप नहीं बैठा। अपनी रक्षा के लिए भारत कई बार युद्ध लड़ चुका है। इन जंगों में भारत को कभी पड़ोसी पाकिस्तान तो कभी चीन से चुनौती मिली। भारत को अब तक सभी युद्धों में जीत मिली है सिवाय एक को छोड़कर। वो एकमात्र युद्ध 1962 में लड़ा गया। यह युद्ध भारत और चीन दोनों देशों के बीच जन्मी खटास की वो जड़ है जो मौजूदा वक्त में भी इनकी विदेश नीति को निर्धारित करता है। सवाल है कि रिश्ते को दोस्ताना रखने की तमाम कोशिशों के बावजूद जंग की नौबत क्यों आई? इस जंग के पीछे बड़ी वजह क्या थी? क्या इसके पीछे चीनियों की कोई चाल थी या भारत की कोई भूल? नमस्कार, मैं हूं अमृत उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इतिहास गवाह है। आज हम 1962 के ऐतिहासिक युद्ध की परतों की पड़ताल करेंगे, उस स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे जिसने युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की और फिर भारत ने इसका कैसे जवाब दिया उसे भी जानेंगे। भारत चीन के बीच झगड़े और 1962 की जंग को समझने से पहले आपको भारत और चीन के बीच सीमा रेखाओं को समझना होगा, क्योंकि विवाद की असली जड़ यही बॉर्डर हैं। इसलिए सबसे पहले आप एटलस खोल लीजिए। असल में भारत चीन के साथ करीब 4000 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। यह सीमा रेखा 3 सेक्टर में बटी हुई है। इसे ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC कहते हैं। पहला है पश्चिमी सेक्टर जो लद्दाख से लगा है। इसकी लंबाई करीब 2150 किलोमीटर है। इसका बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में है, जो अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे आते हैं तो मिडिल सेक्टर मिलता है। इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से चीन की सीमा लगती है। इसकी लंबाई करीब 625 किलोमीटर है। यहाँ पर कोई खास विवाद नहीं है। तीसरी सीमा रेखा पूर्वोत्तर की तरफ है, जिसे पूर्वी सेक्टर कहते हैं। इसमें चीन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। इसकी लंबाई करीब 1225 किलोमीटर है। यह मुख्य विवाद अरुणाचल प्रदेश में है। जहां तक अरुणाचल के प्राचीन इतिहास का सवाल है तो यहाँ कई प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ तिब्बत, बर्मा और भूटानी संस्कृति का प्रभाव है। 16वीं सदी में तवांग में बना बौद्ध मंदिर इसकी खास पहचान है, जो तिब्बत के बौद्धों के लिए बेहद पवित्र स्थान है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय और तिब्बती शासकों ने तिब्बत और अरुणाचल के बीच कोई निश्चित सीमा का निर्धारण नहीं किया था। 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई थी। इन इलाकों पर न तो मुगलों का और न ही अंग्रेजों का नियंत्रण था। ब्रिटिश शासकों ने भी इसकी कोई जहमत नहीं उठाई। तब अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या फिर नेफा कहा जाता था। 20 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। हालांकि इस इलाके को लेकर अंग्रेजी हुकूमत की यह सोच जरूर थी कि यह इलाका चीनियों के हाथों में ना जाए। लिहाजा 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की बैठक हुई।
इसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इस बैठक में भारत के ब्रिटिश शासकों ने तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना और इसे तिब्बत ने भी कबूल कर लिया। लेकिन इसे लेकर चीन नाराज था। चीनी प्रतिनिधियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और वे बैठक से चले गए। इसकी वजह थी कि चीन तिब्बत को उस वक्त भी आजाद मुल्क नहीं मानता था और तिब्बत पर उसकी नजर थी। जब चीनी प्रतिनिधि बैठक से चले गए तब भारत और तिब्बत के बीच एक द्विपक्षीय समझौता हुआ। इसके बाद तवांग इलाके को भारत का हिस्सा मानते हुए जो सीमा रेखा खींची गई उसे मैकमोहन लाइन कहा गया। ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम रखा गया था। हालांकि उस समय तिब्बत एक आजाद मुल्क था और चीन का उस पर कोई अधिकार नहीं था, इसलिए भारत और तिब्बत की सहमति से सीमा का निर्धारण कहीं से भी अवैध नहीं था। लेकिन यह सीमांकन विवादित बनकर रह गया। यह तब पता चला जब तवांग और दक्षिण वाले इलाके को तिब्बत का क्षेत्र मानने वाले चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और अरुणाचल प्रदेश को लेकर उसकी नीयत खराब होने लगी। चीन चाहता था कि तवांग उसका हिस्सा रहे, जो तिब्बती बौद्धों के लिए बेहद अहम है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताकर उसे भी अपना कहने लगा। भारत और चीन के बीच विवाद मुख्य रूप से दो ही सेक्टर में है, एक अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में और दूसरा अक्साई चिन वाले इलाके में। अक्साई चिन का इलाका किसी जमाने में बेजान बंजर रेगिस्तान हुआ करता था। यही वजह थी कि एक लंबे वक्त तक इस इलाके पर किसी ने कब्जे की कोशिश नहीं की। तब इसका एक ही महत्व था कि तारिम घाटी से पश्चिमी तिब्बत तक जाने का रास्ता यहीं से गुजरता था। 1846 तक सिर्फ काराकोरम दर्रे और पैंगोंग झील के पास के हिस्सों को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया था। बाकी सीमा का औपचारिक रूप से अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ था। इसी वक्त ब्रिटिशों ने इस इलाके को अपने कब्जे में लिया और इसकी सरहद को तय करने की कोशिश की, लेकिन चीन और तिब्बत की सरकारों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बहरहाल 1865 में ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया ने अक्साई चिन इलाके में सीमा रेखा तय कर दी। इस साल एक ब्रिटिश सर्वेयर विलियम जॉनसन ने लद्दाख का सर्वे शुरू किया। इसी सर्वे के दौरान पहली बार गलवान घाटी का भी सर्वे हुआ। उस वक्त लद्दाख के एक गाइड थे जिनका नाम था गुलाम रसूल गलवान। एक बार जब एक ब्रिटिश सर्वे दल इस इलाके में भटक गया तब गुलाम रसूल गलवान ने ही उनकी मदद की। इसी वजह से अंग्रेजों ने इस घाटी का नाम गलवान घाटी रख दिया। लद्दाख का जो नक्शा बना उसी के बेसिस पर भारत और चीन की बाउंड्री लाइन तय हुई। इस रेखा को जॉनसन लाइन कहा जाता है, जिसमें लद्दाख के भीतर अक्साई चीन का लगभग 1/3 हिस्सा शामिल था। तब ब्रिटिश सरकार ने इस सीमांकन के बारे में चीन से परामर्श नहीं किया, क्योंकि उस समय शिनजियांग पर बीजिंग का नियंत्रण नहीं था। मतलब ये कि यहां भी चीन को बताए बिना सीमा रेखा तय कर भारत की ब्रिटिश सरकार ने कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन चीन जब जब इस सीमा रेखा को नहीं मानने की बात करता है तब तब यही तर्क देता है कि ये सीमा रेखा उसकी मंजूरी के बिना बनाई गई थी। हालांकि चीनियों ने 1878 में शिनजियांग पर कब्जा कर लिया और वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। 1892 में काराकोरम दर्रे पर चीन ने एक सीमा रेखा खींची और अक्साई चीन को शिनजियांग का हिस्सा बना दिया। इन सब के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने 1899 में एक बार फिर से नई सीमा का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव चीन के किंग साम्राज्य को दिया गया। इसे मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन कहा गया। नई सीमा के तहत अक्साई चीन का लगभग आधा हिस्सा चीन के खाते में आने वाला था। अब सवाल है कि अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया। असल में अंग्रेजों को लगा कि मनमाने ढंग के बजाय प्राकृतिक और भौगोलिक स्थितियों के मुताबिक बनी सीमा की सुरक्षा ज्यादा आसान है, जैसे कि किसी नदी को बॉर्डर बना लेना या किसी पर्वत को सीमा रेखा मान लेना। इसीलिए काराकोरम पर्वत को एक प्राकृतिक सीमा माना गया। अंग्रेजों ने उससे आगे का बड़ा इलाका चीन के हवाले करना चाहा। ब्रिटिश सरकार ने यह प्रस्ताव चीन के पास भेजा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार भी चीन ने कोई रुचि नहीं दिखाई और वहां से कोई जवाब नहीं आया। जब अंग्रेजों की यह सोच कामयाब नहीं हो सकी तब वे जॉनसन लाइन को ही सीमा रेखा के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। यह मामला ज्यों का त्यों रहा। 1947 में भारत को आजादी मिली, तब भी इस इलाके को लेकर कोई भी देश विशेष रूप से चिंतित नहीं था। असली खेल तब शुरू हुआ जब 1949 में माओ त्से तुंग ने चीन पर कब्जा कर लिया। अब माओ ने अपने पैर फैलाने शुरू किए। आजाद क्षेत्र के तौर पर काम करने वाला तिब्बत अब चीन के निशाने पर आ चुका था। अक्टूबर 1950 में चीन ने इस इलाके पर अपना झंडा लहराने के लिए हजारों की तादाद में सैनिक भेज दिए।
संसार की छत नाम से प्रसिद्ध है इस इलाके पर चूंकि कभी चीन के ताकतवर राजवंशों ने हुकूमत की थी, इसलिए चीन को लगता था कि तिब्बत पर उसका स्वाभाविक अधिकार है। जब चीनी सैनिकों ने तिब्बत पर हमला किया तब तिब्बती सेना हार गई और मई 1951 में एक समझौते के तहत तिब्बत पर चीन का कब्जा हो गया। तिब्बत के कुछ इलाकों को तो ऑटोनॉमी मिली, लेकिन बाकी इलाकों को इससे लगने वाले चीनी प्रांतों में मिला दिया गया। लेकिन तिब्बत पर चीनी कब्जे से भारत नाराज था। ऐसे में चीन के लिए जरूरी था कि तिब्बत का पड़ोसी भारत भी तिब्बत को चीन का हिस्सा माने। दूसरी तरफ 1949 में चीन ने खुद को वन पार्टी कम्युनिस्ट राष्ट्र में बदला, जिसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा गया। उस दौरान चीन और ताइवान के बीच खुद को असली चीन साबित करने की होड़ लगी हुई थी। ऐसे में चीन के लिए जरूरी था कि दुनिया के देश ताइवान के बजाय उसे असली चीन की मान्यता दें। उसी दौरान भारत को भी ब्रिटिश राज से आजादी मिली थी। दोनों देश 1950 के दशक में दुनिया में एक स्थान बनाना चाहते थे। दोनों साबित करना चाहते थे कि वे किसी और के नियंत्रण में आए बिना दुनिया की होड़ का हिस्सा बन सकते हैं। ये वो दौर था जब दुनिया शीत युद्ध के चलते दो गुटों में बटी थी। पाकिस्तान अमेरिका के पाले में जा चुका था और भारत खुद को न्यूट्रल रखना चाहता था। ऐसे में भारत को लगा कि उसे चीन के साथ ही अपने रिश्ते को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए 1953 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने दोनों देशों के बीच संबंधों को परिभाषित करने के लिए मुलाकात की। 29 अप्रैल 1954 को दोनों देशों ने पंचशील समझौते पर दस्तखत किए। यह समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर हुआ था। दुनिया को यह संकेत देने की कोशिश हुई थी कि चीन और भारत ने अपने संबंधों को आर्थिक, सांस्कृतिक या सैन्य नींव पर नहीं बल्कि वैचारिक आधारों पर परिभाषित किया है। इसमें 5 सिद्धांत थे। पहला, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। दूसरा था परस्पर अनाक्रमण, यानी दोनों देश एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा सिद्धांत था कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दोनों देश दखल नहीं देंगे। चौथा, आपसी लाभ के लिए समानता और सहयोग का भाव रखेंगे। पांचवा और अंतिम प्रावधान था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी कोई भी देश किसी के अस्तित्व पर संकट पैदा नहीं करेगा। इस समझौते के तहत भारत ने तिब्बत को चीन का एक क्षेत्र स्वीकार कर लिया। इस तरह उस समय इस संधि ने भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफी हद तक दूर कर दिया था। इसके बाद ही हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे, लेकिन 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में इस संधि की मूल भावना को काफी चोट पहुंची। साल 1959 में एक अहम मोड़ आया जब चीन के खिलाफ लहासा विद्रोह छिड़ गया। 10 मार्च 1959 को तिब्बत पर चीन के अधिकार के खिलाफ तिब्बत की राजधानी लहासा में एक विद्रोह शुरू हुआ। हालांकि चीनी सरकार को उखाड़ फेंकने की यह कोशिश नाकाम रही, लेकिन वहां के 14वें दलाई लामा भारत आ गए। भारत ने जब दलाई लामा को अपने यहां जगह दी, जिससे माओ त्से तुंग तिलमिला उठे, लिहाजा चीन तिब्बत पर अपने शासन के रास्ते में भारत को खतरे के तौर पर देखने लगा। इस घटना ने भारत चीन तनाव की चिंगारी को भड़काने का काम किया। यह घटना वजह इसलिए बनी क्योंकि पंचशील समझौते में एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देने पर सहमति बनी थी। विवादित इलाकों को लेकर चीन का असली खेल 2 साल पहले ही शुरू हो चुका था। वो जहां लद्दाख और अरुणाचल में कई इलाकों पर अपने दावे ठोकने लगा था, वहीं अक्साई चीन में सड़क का निर्माण भी कर रहा था। उधर लहासा विद्रोह के बाद जब दलाई लामा ने भारत में शरण ली, तब इस मसले पर भारत को तत्कालीन सोवियत संघ के प्रमुख निकिता खुश्चेव का साथ मिला। खुश्चेव इस पूरे मामले के लिए माओ को जिम्मेदार मानते रहे। ऐसे में माओ को लगा कि भारत तिब्बत में उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है और लहासा विद्रोह के पीछे भारत का ही हाथ है। इसके बाद चीन पूर्वी सेक्टर में मैकमोहन लाइन पर भी तनाव पैदा कर देता है। वो अरुणाचल में अंदर घुस जाता है और मैकमोहन लाइन से और आगे के इलाकों पर अपना दावा करने लगता है। 1959 में चीन ने एक नक्शा जारी किया जिसमें उसने अक्साई चीन और अभी के अरुणाचल और तत्कालीन नेफा को अपना क्षेत्र बताया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन की इस हरकत की निंदा की और इन इलाकों को अपना अभिन्न अंग बताया। यह पहली बार था जब चीन की किसी हरकत का भारत ने करारा जवाब दिया था। भारत के इस जवाब को चीन ने खतरे के तौर पर लिया। 1959 से ही विवादित सीमा रेखा पर झड़पें शुरू हो गईं। 1961 में नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी की शुरुआत की। इसके तहत भारत ने चीनी चौकियों के उत्तर में
सीमा चौकियां और गश्त करने की कोशिश की। चीनियों ने तरह तरह से जवाब दिया। भारत ने अपने सैनिकों को न केवल आत्मरक्षा में बल्कि चीनियों को वापस खदेड़ने के लिए गोली चलाने का अधिकार दिया। अक्टूबर तक जब झोउ एनलाई व्यक्तिगत रूप से नई दिल्ली में नेहरू को आश्वस्त कर रहे थे कि चीन युद्ध नहीं चाहता है, तब उसी समय चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सीमा पर जमा हो रही थी। पहली भारी लड़ाई 10 अक्टूबर 1962 को हुई, जिसमें 25 भारतीय सैनिक और 33 चीनी सैनिक मारे गए। 1950 में तिब्बत पर चीनी आक्रमण, भारत के दावे वाले इलाके में शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने के लिए चीन द्वारा सड़क का निर्माण, दलाई लामा का भारत आना और तिब्बत में भारत पर साजिश करने के शक ने मुद्दे को जटिल बना दिया। आखिरकार 20 अक्टूबर 1962 को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत पर हमला कर दिया। चीन की आर्मी ने भारत पर दो तरफा हमला किया। एक हमला उत्तर में अक्साई चिन के इलाके में और दूसरा हमला पूर्वोत्तर में अरुणाचल के तवांग जिले की तरफ से किया गया। चीनी सेना दोनों ही मोर्चों पर भारी साबित हुई। देखते ही देखते पश्चिम में रेजांगला और पूर्व में तवांग पर उसका कब्जा हो गया। 24 अक्टूबर तक चीनी आर्मी अरुणाचल में 16 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी थी। 2 दिन के अंदर ही चीन ने अपने दावे के इलाके पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद कुछ दिनों तक जंग रुक गई। इसकी वजह थी कि चीन के नेता झोउ एनलाई भारत के साथ कुछ सौदेबाजी करना चाहते थे। झोउ एनलाई ने चीनियों को अपनी स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और भारत सरकार को शांति प्रस्ताव भेजा। इसमें उनके 4 प्रस्ताव थे। पहली मांग थी कि सीमा रेखा का फिर से पुनर्गठन किया जाए। दूसरी मांग थी कि दोनों देशों की आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC से 20 किलोमीटर पीछे हटे। तीसरा प्रस्ताव था कि चीन अरुणाचल से वापस जाने के लिए तैयार है। आखिरी मांग थी अक्साई चिन में कब्जा किया हुआ इलाका चीन के पास ही रहने दिया जाए। लेकिन नेहरू ने उनके सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया और कहा कि चीनी सैनिकों को अपनी मूल स्थिति में वापस जाने की जरूरत है। उन्होंने एक बड़े बफर जोन की अपील की। इससे चीनी सरकार चिढ़ गई और फिर से भारतीय ठिकानों पर हमला शुरू हो गया। इसी बीच 19 नवंबर को नेहरू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी को 2 पत्र लिखे। इन पत्रों को वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास से व्हाइट हाउस तक पहुंचाया गया। इस पत्र में नेहरू ने लिखा, चीनियों ने नेफा के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और वो लद्दाख में चुशाल पर भी कब्जा करने वाले हैं। भारत को चीन के हमले से निपटने के लिए यातायात और युद्धक विमानों की जरूरत है। नेहरू ने आगे लिखा, आपको पहला संदेश भेजने के कुछ घंटों के अंदर नेफा में हालात और बिगड़ गए हैं। पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो पूरा असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड चीन के हाथ पड़ जाएगा। उधर दिल्ली में रूजवेल्ट हाउस में राजदूत गॉलब्रेथ ने मिस्टर प्रेसिडेंट को लिखा, आज का दिन दिल्ली में सबसे बड़े भय का दिन है। हथियारों की खेप और 12 C-130 विमान भेजिए। साथ ही 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कीजिए। कैनेडी ने गॉलब्रेथ की यह सलाह तुरंत मान ली और पैसिफिक फ्लीट के होनोलुलु स्थित मुख्यालय से कहा गया कि 7वें बेड़े को तुरंत भेजा जाए। आदेश मिलते ही USS किटी हॉक को बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिया गया। दूसरी ओर ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स से भी भारत को सहायता सामग्री पहुंच रही थी। इससे चीन को लग गया था कि अमेरिका और ब्रिटेन भारत को सिर्फ नैतिक समर्थन ही नहीं बल्कि सैन्य सहायता भी मुहैया करा रहे हैं। नवंबर के मध्य तक ये मदद युद्ध के मैदान तक पहुंचने लगी। जल्दी ही माओ त्से तुंग को अंदाजा हो गया कि भारत इस लड़ाई में अकेला नहीं है। चीन समझ गया था कि लड़ाई जितनी लंबी चलेगी उतनी ही मात्रा में अमेरिकी और ब्रिटिश हथियार भी भारत पहुंचेंगे। लिहाजा अमेरिका की कार्रवाई से पहले ही 20 नवंबर की रात चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। चीन ने यह भी ऐलान किया कि उसकी आर्मी 7 नवंबर 1959 को वास्तविक नियंत्रण रेखा की जो स्थिति थी उससे 20 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। युद्ध सिर्फ 1 महीने तक चला, लेकिन इसमें 1383 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। वहीं 722 चीनी सैनिक मारे गए। लगभग 4000 भारतीय सैनिकों को चीन ने बंदी बना लिया। अंत में चीन ने अक्साई चिन क्षेत्र पर वास्तविक नियंत्रण बरकरार रखा। अरुणाचल को लेकर भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में है, इसलिए चीन युद्ध जीतकर भी तवांग से पीछे हट गया। इसके बाद से भारत ने पूरे इलाके पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। हालांकि इस युद्ध में भारत ने चीन का डटकर सामना किया, लेकिन भारत फिर भी हार गया। इसके पीछे 2 बड़ी वजहें रहीं।
एक तो ये कि भारत उस युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए सीमा रेखा पर भारत के मुकाबले चीनी सैनिकों की कई गुना ज्यादा तैनाती थी। दूसरी वजह थी कि भारतीय सैनिकों के पास युद्ध लड़ने का अनुभव भी नहीं था। दूसरी तरफ चीन की आर्मी के पास युद्ध का अनुभव काफी ज्यादा था। उसने 2 दशकों तक चले लंबे गृह युद्ध में जीत दर्ज की थी। वो 1937 से लेकर 1945 तक चीन की मुख्य भूमि और तत्कालीन बर्मा में भी जापानियों से लोहा ले चुकी थी। कोरिया में 1950 से 1953 तक उसने 38वीं समानांतर रेखा के साथ लड़ाई में उत्तर कोरिया से अमेरिकी सेना को खदेड़ा था। वो सेना युद्ध कला में कामयाब थी। दुश्मन की रक्षा पंक्ति को तोड़ने के लिए घुसपैठ, आउटफ्लैंकिंग और अलग थलग करने की रणनीति उसकी खासियत थी। यही वजह है कि 1962 की जंग में चीन ने आसानी से भारत को हरा दिया था। उस जंग की कड़वाहट आज भी भारत चीन रिश्ते में देखने को मिलती है। भारत चीन सीमा विवाद आज भी एक अनसुलझा प्रश्न बना हुआ है। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार।